एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कहता है कि व्हेन ए कंट्री मेक्स इट्स ओन स्टैंडर्ड एंड द प्रिंसिपल, जब एक कंट्री खुद के लिए कुछ स्टैंडर्ड से प्रिंसिपल बनाती है और वो सिर्फ वही कंट्री फॉलो करती है, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल वाले जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे कौन से होते हैं? जब स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं और उसको फॉलो किया जाता है डिफरेंट कंट्री के द्वारा एक साथ, तो उसको हम इंटरनेशनल लेवल के गैप बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि हमारे पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को शॉर्टकट के अंदर बार बार ये अब क्या बोलेगा? एएस बोलेगा। क्या बोलेगा? एएस। कहता है इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? पहली बात, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, मतलब जो भी ये अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड बने हुए हैं ये हमारे वर्ल्ड लेवल पर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। कहते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू कंस्ट्रक्ट अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ द अकाउंटिंग ब्लूप्रिंट, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड द स्पेसिफिकेशन फॉर द डिस्क्लोजर सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड वर्ल्ड बिकम इजी एंड द कंपेरेबल एंड द देयरफॉर दे आर द रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो इस तरह से प्रेजेंट की जाती है, इस तरह से बनाई जाती है कि ताकि उनके कॉमन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ताकि हम उनको कंपैरिजन करा पाएं, ताकि उनके अंदर कुछ खास बातें होती हैं, स्पेशल नॉर्म्स होते हैं और उसको हम कंपैरिजन बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी कंपनी ने अलग फॉलो किए, किसी कंपनी ने अलग फॉलो किए, तो क्या होगा? हमारे पास दोनों की आपस में कंपैरिजन नहीं हो पाएगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, कुछ कुछ बातें हम चेकिंग करने से रह जाती हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, स्पेसिफिकेशंस होती है, नॉर्म्स होते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि जब हम उनको सारे एक जैसे फॉलो करते हैं तो उनको हम आपस में क्या करा सकते हैं? कंपेरिजन करा सकते हैं और उसको वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, पहचाना भी जाता है। फिर है हार्मोनाइजेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। While preparing the financial statement, it becomes necessary to follow some set of the procedure. हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि जब भी हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट रेडी करें तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को, कुछ प्रोसीजर को हम फॉलो करें, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करें। फॉर्म टू मेक अकाउंटिंग पॉलिसी मोर डिवर्सिफाइड एंड हार्मोनाइज, ताकि उनके अंदर, सबके अंदर समानता बनी रहे। फिर अगला टॉपिक है वेरिएंसेस। कहता है कि there may arise incongruency when actual result differ from the expected ones। कभी कभी क्या होता है कि हमको जो चाहिए था और जो वास्तव में जो रिजल्ट आ गया, दोनों के अंदर डिफरेंस हो जाता है। तो ये रिजल्ट किस वजह से आया? क्योंकि कभी कभी हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, रिकॉर्ड को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते हैं, रिपोर्ट को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते, तो इस वजह से होता है। फिर हमारे पास प्रॉपरली रेगुलेटेड, transparent investment norms, regular monitoring and the performance review of the every company are ensured so that the divisible rules may not creep in any way, ताकि उनके अंदर कहीं पर गड़बड़ी ना हो। हमारे पास जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको हमको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट रेगुलेट करना आना चाहिए। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? हमारे पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला है एनहांसिंग क्रेडिबिलिटी एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है कि जब सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है तो उससे हमारे जो रिजल्ट होते हैं वो ट्रू एंड फेयर मिलते हैं, और ये यूजर के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उनको अपने जो भी डिसीजन लेने हैं वो बहुत सोच समझ के अपने डिसीजन ले सकते हैं। कहता है कि किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए अगर हम देखें तो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर वो सेम रखते हैं तो उनके बिहाफ पर हम डिसीजन सेम ले पाते हैं। तो other groups in the equality and the consistency of financial statement, however substitute of the measurement on economic activity prevails and it considered best if uniformity in method of the accounting policy is there। अगर उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी रखी हुई है तो वहां पर उनको डिसीजन लेने में बहुत इजी रहता है। पहला बेनिफिट डिसीजन लेने के लिए। जो सेकंड है पड़ा बेनिफिशियल फॉर द अकाउंटेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटेंट और जो ऑडिटर होते हैं वो तो सेम रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चेकिंग करते हैं, तो अगर ऑडिटर्स को और अकाउंट्स को अगर हम चेकिंग करने के लिए कहें तो वो तो स्टैंडर्ड नॉर्म्स को ही फॉलो करेंगे। तो अगर सारी कंपनीज एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं तो अकाउंटेंट्स के लिए काम करना और ऑडिटर के लिए ऑडिटिंग का काम करना बहुत ईजी हो जाता है। फिर तीसरा है हमारे पास डिटरमाइनिंग मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो मैनेजमेंट वालों की जो जवाबदेही होती है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। As open the door for the corporate to justify the standards policy to be followed by them. They help in evaluating administrative expertise in positively enhancing the profitability of firm। इससे उनकी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है।
इससे जब वो सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप सोल्वेंसी की बात करें, लिक्विडिटी की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, इनको चेकिंग कर सकते हैं और उनकी इफेक्टिवनेस भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो सकती है। मतलब मैनेजमेंट वालों की भी जवाबदेही बढ़ जाती है, क्योंकि उनको भी बोला गया है कि आपको सेम सेट रूल्स और रेगुलेशन को स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, तो उनकी जवाबदेही कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, फर्म के लिए, पब्लिक के प्रति, सभी के लिए। रिफॉर्म इन द अकाउंटिंग थ्योरी एंड द प्रैक्टिसेस, कहता है कि एक वन ऑफ द ड्रॉबैक फेस्ड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग द लैक ऑफ द थियोरेटिकल फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल मैटर which could now be achieved with the insurance and the development of the appropriate accounting accepted universal। पहले हमारे पास कुछ चीजों की कमी रहती थी, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने के बाद इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वर्ल्ड लेवल पर एक्सेप्ट किया जाने लगा है। फिर कंपैरिजन करने की बात आ रही है। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी है कि जब हम सेम सेट के रूल्स एंड रेगुलेशन को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सभी कंपनी, सभी फर्म फॉलो कर रही है, तो इससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं कंपनीज की आपस में, और एक ही कंपनी की प्रीवियस ईयर्स की करंट ईयर से स्टेटमेंट्स को मैच कराना, कंपैरिजन कराना, ये हमारे लिए और भी ज्यादा इजी हो जाता है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। कभी कभी कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता कि उसको ट्रीट कैसे करें, तो बट जब उनके स्टैंडर्ड हम पहले से फिक्स कर देते हैं, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन की बात कर लो कि डेप्रिसिएशन का मेथड हमको फॉलो करना ही पड़ेगा, तो जब स्टैंडर्ड फिक्स हो गया तो काम करना हमारा और भी ज्यादा इजी हो जाता है। तो काफी सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं, चाहे वो रेवेन्यू को लेकर है, चाहे वो एक्सपेंडिचर को लेकर है, चाहे वो रिपोर्ट प्रेजेंट करने को लेकर है, तो उसके लिए जब भी हम स्टैंडर्ड को फिक्स कर देते हैं तो वहां पर काम करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे पास यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड हैं, इन स्टैंडर्ड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें से मोस्ट प्रोबेबली बातें आप पहले से बहुत कुछ जानते हो। फॉर एग्जांपल, पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सेकेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को लेकर। तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं आप 11th के चैप्टर में भी स्टडी करते हैं, 11th की बुक में भी स्टडी करते हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको आगे स्टडी करने को मिल जाते हैं। बट ये प्रॉपर एक सब्जेक्ट है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करने को यहाँ पे मिल रहा है, तो थोड़ा सा भी इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सा है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। कहता है द अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड मेथड्स are to be disclosed in the financial statement of the business organization in order to compile the accounting standard 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग हमको ये डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करने के टाइम पर हमने कौन सी पॉलिसीज, प्रोसीजर और मेथड को फॉलो किया है। These standard deals with the disclosure of the accounting policy and the principles like prudence, substance over form, materiality, etc. adopted the business organization। business organization ने कौन कौन से रूल्स फॉलो किए हैं, ये सारी बातें उसको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, जो सेवरल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा +1 के अंदर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट का चैप्टर स्टडी करते हैं, वहां पे हमको स्टडी करने को मिलता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, ये सारी बातें। तो एनी चेंज इन सच पॉलिसी, बट आप ध्यान रखना अगर हमने अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंज किया है तो वहां पे हमको उन को चेंज क्यों किया है, इसका रीजन, उसका क्या इफेक्ट आया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ये बातें हमको अलग से दिखा देनी चाहिए, डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। हालांकि वो कह रहा है कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करो तो उसके अंदर आप बता दो कि आपने कौन सी कॉन्सेप्ट को, रूल्स एंड रेगुलेशन को, पॉलिसीज को, प्रोसीजर को फॉलो किया है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि पहले के कंपैरिजन में अब आपने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज किया है, मान लो डेप्रिसिएशन का मेथड आपने चेंज किया है, पहले आप यूज कर लेते स्ट्रेट लाइन, अब आप मेथड यूज कर रहे हो मान लो रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो अगर आपने कुछ भी चेंज किया है उस चेंजेस को भी आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना होता है अलग से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आपको जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उसको डिस्क्लोज करने की बात इस फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में की गई है। अब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन इंडायरेक्ट यहां से पूछ सकता है कि ये बात कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, ये बात कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज हो तो आपको उसको डिस्क्लोज करना है, तो आपका आंसर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग ऐसी ऐसी बात की गई है, तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कौन सा है, ये इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को लेकर।
अब ये बात अपने को पहले से पता है, जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमको क्या करना होता है, गोडाउन में जाना होता है और ये चेक करते हैं कि गोडाउन में हमारे पास कितनी कीमत का माल रखा हुआ है, उसकी कॉस्ट हमारे लिए कितनी है। और मार्केट में पता चले कि मार्केट में वैल्यू उसकी ज्यादा होती है, बट हम क्या करते हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर देते हैं। अदरवाइज आपने क्या देखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए लिफो फीफो मेथड भी होते हैं। तो ये सारी बातें कहां पर है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के अंदर है। क्या यही बात यहां पर कह रहा है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो डील कर रहा है इंफॉर्मेशन pertaining to various methods of inventory valuation and out of such method which is adopted by the business and why। हमको ये बताना होता है कि हमने उसमें से कौन सा मेथड फॉलो किया है और क्यों किया है। एज पर द स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री को हम कैसे कंप्यूट करते हैं एंड डिस्क्लोज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। हम अकाउंट्स की बुक के अंदर इन्वेंट्री को शो तो करते हैं, पर कैसे शो करते हैं, मार्केट प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस है दोनों में से जो कम होता है उसके बेस पर। अब कहता है कि हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के काफी सारे मेथड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, लीफो फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये काफी सारे मेथड्स होते हैं। इन मेथड्स को आपने फॉलो तो करना ही है, पर जब आप मेथड फॉलो करोगे तो बता देना कि आपने कौन सा मेथड फॉलो किया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ स्टॉक शुड सेपरेटली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंसर्न। तो जब भी आप स्टॉक के बारे में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रहे हो तो आपको यह भी दिखाना है कि आपने स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड लगाया है, स्टॉक को क्लासीफाई कैसे कैसे किया है, स्टॉक का अमाउंट कैसा है, स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के क्या मेथड लगाए हैं। तो ये बातें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज करनी होती है। अब अगला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर। अब मुझे नहीं लगता कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आपको नहीं पता। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कब क्या रेडी करते हैं, ये रेडी करते हैं कि कहता है कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू सी द चेंज इन द कैश पोजीशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम इसलिए रेडी करते हैं ताकि हमको कैश की पोजीशन में आए हुए चेंज को पता करना होता है। पोजीशन का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिटवीन द टू डेट्स, 2 सालों के बीच में हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना चेंज आया, वो चेंजेस को मेजर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या रेडी करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस टॉपिक को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि बिजनेस की एक्टिविटीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताई थी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हमको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब दिया हुआ है, कैश फ्लो से हमारा इंक्रीज होता है, कैश फ्लो से हमारा डिक्रीज होता है। ये सारी बातें हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये टॉपिक हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम डिटेल में स्टडी पहले भी कर चुके हैं, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंटीजेंसीज एंड द इवेंट अक्रिंग सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है। कंटीजेंसीज का मतलब the main purpose of this accounting standard is to describe the event or contingency that occur subsequent to the balance sheet date. It is further mentioned in the standard that the accounting treatment of such contingency should properly be shown in the financial statement so that the event may have legal consideration as well, ताकि हमको पता चल जाए कि उसके ऊपर कोई लीगल प्रभाव तो नहीं आने वाला। फॉर एग्जाम्पल आपने बैलेंस शीट रेडी कर दी, बैलेंस शीट रेडी करने के टाइम पर मान लो आपके ऊपर कुछ संभावित दायित्व है। संभावित दायित्व मतलब आपको 100% नहीं पता कि आपकी लायबिलिटी पक्का है, बट आपको फिर भी डाउट है कि मैं क्या पता कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, क्या पता मैं हार जाऊं, क्या पता जीत जाऊं। संभावनाएं हैं, किसी कस्टमर ने आपके ऊपर केस डाल दिया, या कोई आपने कोई और डिस्प्यूट चल रहा है, या आपको लगता है कि नुकसान होने वाला है, कोई भी चीज है जो आपकी संभावना में है, संभावना में है,
तो संभावित दायित्वों को यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंटीजेंसीज। कहते हैं कि जब भी आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ कंटीजेंसीज है, संभावित दायित्व हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होने के टाइम पर, और आपको लग रहा है कि वहां पर कुछ लीगल कंसिडरेशन हो सकती है, या आपको कोई कोर्ट की फीस पे करनी पड़ सकती है, कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो उस टाइप की चीजों को भी अपने को क्या कर देना चाहिए, डिस्क्लोज कर देना चाहिए। तो वही बात इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में लिखी हुई है। तो जब भी आपको संभावित दायित्व की बात करें, कंटीजेंट लायबिलिटीज की बात करें, या ऐसे इवेंट जो बैलेंस शीट की डेट तक हो रहे हैं बट आपको पक्के नहीं है, आप कंफर्म नहीं हो, फिर भी आपको उसको डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो आप बोल देना कि ये टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंग है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द पीरियड आइटम एंड द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज के चेंज होने से पहले कुछ भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 स्टेट ये बताता है द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर द ऑर्डिनरी आइटम। ऑर्डिनरी आइटम के बारे में हमारी ट्रीटमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और हमारी जो भी होती हैं। कहते हैं इसके अंदर ऑर्डिनरी आइटम कौन सी है, दोज एक्टिविटी विच आर टेकन विद द कंसर्न एज ए पार्ट ऑफ द बिजनेस है। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो बिजनेस का ही पार्ट होती हैं, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज वो होती हैं आइदर इनकम या एक्सपेंस है, ये कभी कभी बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के बाहर से ही पैदा होती है, और ये पहले भी हो सकती है बाद में भी हो सकती है। तो इन एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी हमारे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जो भी हमने कुछ प्रिपेयर करना है, तो ये भी अपने को डिस्क्लोज कर देना चाहिए। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और डिस्क्लोजर क्या है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम्स विद इन द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ऑर्डिनरी एक्टिविटी से अगर हमारे कुछ प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं उसको डिस्क्लोज करना है, क्लासिफिकेशन करनी है अपने को, एंड डिस्क्लोजर करना है एक्सटर्नरी आइटम पीरियड टाइम्स को लेकर। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड द डिस्क्लोजर फॉर चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेशन। फिर डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस को लेकर। तो ये सारी की सारी बातें आपकी आ गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अकॉर्डिंग। अब इसी तरह से हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को लेकर है। और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को लेकर आपका सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के ऊपर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, तो आप कह सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। तो कहता है कि ICAI ने इशू किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इन द 1985, 1985 में आया है। कहता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1988 सर्टेन रूल्स कंसर्निंग द डेप्रिसिएशन वेर स्टेटेड इन 14th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 1950 आफ्टर सर्टेन चेंजेस। कुछ चेंजेस हुए हैं पैरा नंबर 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर। तो यहां पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी हुई है, कुछ चेंजेस इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल डिवैल्यूड एसेट, जितनी भी एसेट जिनकी वैल्यू डिवैल्यूड होती है उनके ऊपर हमको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना होता है। पर इनको छोड़कर ये सारे टॉपिक हमको दिए हुए हैं, इनके ऊपर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते हो। ऑयल फील्ड, मिनरल, नेचुरल गैस, अदर वेस्टिंग एसेट, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लाइव स्टॉक, इनके ऊपर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते हो। अदरवाइज जितनी भी अंडर वैल्यूड एसेट होती है, जिनकी वैल्यू कम होती रहती है, उनके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। अगला जो है हमारा वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 किस लिए है हमारा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का जो रिकॉग्नाइज करता है वो करता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। किसको रिकॉग्नाइज करता है, पहचान करता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विद रिगार्ड टू द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड हैविंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल डिटेल्स पर्टेनिंग टू वेरियस टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको दिखाना तो होता ही है। तो उसकी रेवेन्यू मतलब कितना हमारे पास इनकमिंग हो रही है, कितनी हमारी आउटगोइंग हुई है, एक्सपेंडिचर की बात करें, उनको रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहा है। कहता है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो कहता है कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज ईदर ऑफ द मेथड सेट द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मेथड। इन केसेस ऑफ लॉस फ्लोइंग मस्ट बी टेकन इन द अकाउंट। अगर लॉस होता तो ये भी अपने को तब भी दिखाना होता है। वेदर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन स्टार्टेड और नॉट, कंप्लीशन लेवल, द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट अकर्ड, तो कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन अंडर अनरिलेटेड। तो डिस्क्लोजर इज द ऑब्लिगेटरी। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपको डिस्क्लोज तो करनी ही होती है। कौन सा अकाउंटिंग मेथड यूज किया कॉन्ट्रैक्टर ने और कौन सी पॉलिसीज लगाई हैं उससे रिलेटेड, ये सारी बातें भी अपने को डिस्क्लोज करनी होती है, दिखानी होती है।
तो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है, रेवेन्यू और उससे रिलेटेड हमारे एक्सपेंडिचर। फिर है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 के अकॉर्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट incurred on the research and development is explained through accounting standard 8। रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर जो भी हमारी कॉस्ट आती है उसको अगर अपने को शो कराना है तो उसके ऊपर लग जाएगा अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, वेयर इट इज specifically mentioned that the expenses must be appropriated on the basis of time to which they relate। तो खर्चे जो भी हुए हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग हमारे ठीक होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। If some expenses incurred for the future period, they should be carry forward। अगर कुछ खर्चे हमारे ऐसे हुए हैं जो फ्यूचर के लिए हुए हैं तो उन खर्चों को हमको फ्यूचर में ही चार्ज कर देना चाहिए। तो अपने कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन इन्होंने बता दी है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर दो बातें आ रही हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 8 है वो रिसर्च और डेवलपमेंट की कॉस्ट को लेकर है। फिर जो खर्चे होने चाहिए वो एक्यूरेट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि वो एक्सपेंसेस अगर आपके फ्यूचर के लिए हुए हैं तो उन एक्सपेंसेस को फ्यूचर में लेके जाओ। फिर अगला है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 exposes the recognition and the treatment of the revenue generated through the sale of the goods and services, interest, dividend and royalty received on the various types of investment made by the business organization। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्टिविटीज करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, वहां से जो भी डिविडेंड आता है, रॉयल्टी रिसीव होता है, इंटरेस्ट आता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने से हमारा जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उनकी ट्रीटमेंट करना और उनकी रिकॉग्नाइज करने की बात करता है। किसकी बात कर रहे हैं? रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू कहां कहां से आ रही है? सेल ऑफ गुड्स, सर्विस, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द वेरियस टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट बिजनेस। It is described under the standard as to what will be the accounting policy of the organization to recognize the revenue from the various sources। अलग अलग सोर्सेज से जो भी हमारी रेवेन्यू हो रही है उसको पहचानने का तरीका क्या होगा, उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, उसको हम शो कैसे करेंगे अकाउंट्स की बुक में। तो द लॉज अप्लाई एप्लीकेबल टू इनकम शुड आल्सो फॉलोड एज ए पॉलिसी मैटर। तो पॉलिसी मैटर के अकॉर्डिंग हमको ये सारा का सारा शो कराना होता है। अगला हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग कहता है कि द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड द इक्विपमेंट इज द एक्सप्लेन्ड थ्रू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अपने को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है, चाहे वो प्रॉपर्टी की है, चाहे वो प्लांट की है, चाहे इक्विपमेंट की है, ये अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में दिया हुआ है। हमको ये भी देखना होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट कब की, इसको भी रिकॉग्नाइज करो एंड देयर प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। The cost of above said asset is recognized by the organization if the benefit arising from asset will flow to the organization will add to the value। अपने को ये भी बताना होता है कि अगर उससे कोई फ्लो हो रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उसको वैल्यू में ऐड करना है कि नहीं करना है। The recognition of the assets can also be made through the depreciation policy of the organization through which depreciation value is transferred to the its profit and loss account। हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना प्रेजेंट किया, बैलेंस हमने कितना बैलेंस शीट में शो किया, तो ये सारी बात होता है। तो दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज नॉट ऑपरेट ऑन द एसेट व्हिच आर बीइंग डील विद द सम अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन एसेट के साथ डील नहीं करता जो दूसरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करती हैं और विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, माइनिंग ऑफ मिनरल्स, ऑयल्स, नेचुरल गैस। उनके ऊपर बात नहीं कर रहा, जनरली बाकी एसेट्स की बात कर रहा है, जैसे प्लांट है, इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी है, उनके साथ काम करने की बात कर रहा है। कहता है कि ध्यान रखना जो एसेट्स जो दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमको काम कराना है उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, प्लस हम इसके अंदर एग्रीकल्चर, माइनिंग ऑफ मिनरल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस को भी इंक्लूड करके नहीं चलने वाले हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 काम नहीं कर रहा।